टूटी हुई तलवार को हाथ में लेकर आदर्श ने तलवार से स्मृतियां प्राप्त करने के लिए खड़े होते हुए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को तलवार में प्रविष्ट किया। वो धीरे धीरे तलवार चलाने लगा, मानो वो स्वप्न सदृश आध्यात्मिक दुनिया में डूब गया हो। तलवार चलाने वाले आदमी के वार ने कांसे के दानव की गर्दन काट दी थी, जो स्वाभाविक रूप से शुद्ध यांग तलवार महल में बचे तलवार के निशानों से कहीं ज्यादा साफ था। आदर्श को बस उसे याद करने की जरूरत थी, क्योंकि अब वो उसके दिमाग में एक साफ याद बन चुका था। तलवार के निशान को देखकर हमले के बारे में जानना स्वाभाविक रूप से सीमित था, लेकिन हमले को व्यक्तिगत रूप से देखने और तलवार के हमले के दृश्यों को अपने मन में अंकित करने के बाद ये बिल्कुल अलग अनुभव था। आदर्श धीरे धीरे फिर से उस रहस्यमयी अवस्था में प्रवेश कर गया। वो स्वप्न सी दुनिया में भटक रहा था और उसे धीरे धीरे महसूस हो रहा था कि जो बातें उसे पहले समझ नहीं आई थीं, वे अब और स्पष्ट हो रही हैं। तो ये इस तरह था। आदर्श मन ही मन बुदबुदाया। उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया था। तभी अचानक उसे तलवार वाली कब्र के बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। कदमों की आवाज बहुत धीमी थी, पर उनमें एक लय थी। हर कदम के बीच का अंतराल घड़ी की सुई की तरह सटीक था। ये किसी विशेषज्ञ के कदमों की आहट थी। अचल। आदर्श को तुरंत पता चल गया कि उन पद चिन्हों का मालिक कौन था। आदर्श को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वो तलवार वाली कब्र के अंदर से कदमों की आहट सुन सकता था। यह अद्भुत था। ऐसा इसलिए था क्योंकि तलवार कब्र का दरवाजा बंद होने के बाद तलवार कब्र को बाहरी दुनिया से अलग कर देता था, और वो न केवल पदचिन्हों की आवाज सुन सकता था, बल्कि उन पदचिन्हों के स्वामी को भी पहचान सकता था। ये बच्चा अभी तक बाहर नहीं आया है। तलवार कब्र के बाहर अचल ने परेशान होकर खुद से बात करना शुरू कर दिया। ओवरऑल ग्रुप मैच शुरू होने में बस 2 घंटे बाकी थे। हर बार जब आदर्श तलवार की कब्र में प्रवेश करता तो उसे समय का पता ही नहीं चलता और अचल को उसे याद दिलाना पड़ता। लेकिन अचल आदर्श को परेशान करने से डरता था। योद्धाओं को साधना करते समय सबसे ज्यादा डर लगता था कि उन्हें परेशान किया जाएगा। जैसे ही अचल रेत घड़ी को देख रहा था, तलवार कब्र का दरवाजा अचानक खुल गया। आदर्श दरवाजे पर प्रकट हुआ। कुल मिलाकर ग्रुप मैच शुरू हो रहे हैं। आदर्श तलवार कब्र के अंदर से अचल द्वारा खुद से कहे जा रहे शब्दों को सुन पा रहा था। अचल कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर झट से बोला, तुम वाकई समय पर हो। तुम उसे पकड़ने के लिए बिल्कुल सही जगह पर हो। लगभग सभी लोग अब अखाड़े में हैं। अभी भी 2 घंटे बाकी हैं। तुम अभी भी ध्यान कर सकते हो और अपनी स्थिति को संभालने के लिए थोड़ी देर आराम कर सकते हो। आज तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत है, बेहद मजबूत। अचल ने मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के समग्र ग्रुप मैच प्रतिद्वंद्वी का वर्णन करने के लिए लगातार 2 मजबूत शब्दों का इस्तेमाल किया। ये बूढ़ा आदमी आपसे चैंपियन बनने की उम्मीद नहीं करता है, और मैं केवल ये चाहता हूं कि आप हमारे वैभव दिव्य साम्राज्य के सशक्त रुख को दिखाने के लिए लड़ें। कहीं ऐसा न हो कि वे कमीने मेरे सामने इतने आत्मसंतुष्ट बने रहें। अचल गुस्से में लग रहा था। उन 2 सफेद वस्त्रधारी बुजुर्गों द्वारा उसे काटने के बाद उसका मूड बहुत खराब था। मैं समझ गया, आदर्श ने संक्षिप्त स्वर में उत्तर दिया, मानो उसका मन अभी भी भटक रहा हो। वो अभी भी तलवार के इरादे की समझ हासिल करने में डूबा हुआ था, इसलिए वो खुद को रोक नहीं सका। आदर्श को इसे गंभीरता से न लेते देख अचल निराश हो गया। बच्चे, तुम क्या सोच रहे हो? पूरे ग्रुप मैच के लिए पूरे वैभव दिव्य शहर की उम्मीदें तुम्हारे कंधों पर टिकी हैं। बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं, मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के युवा वयस्क समूह में कई लोग बहुत ताकतवर हैं। अगर तुम उनमें से किसी एक ताकतवर को हरा दो या लगातार 5 मैच जीत लो, तो मैं नगर स्वामी से तुम्हें कृपाण दिलवा दूंगा। अचल को लगा कि आदर्श एक खरगोश की तरह है जो तब तक चिंतित नहीं होता जब तक कि वो एक बाज को आते हुए न देख ले, इसलिए उसने उसे कुछ आकर्षक पुरस्कारों से लुभाने का फैसला किया। कृपाण? आदर्श थोड़ा स्तब्ध था। अचल रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। नगरपाल के विद्वान रूप से धोखा मत खाओ। वह वास्तव में कृपाण का उपयोग करता है और नगरपाल को सभी प्रकार की बहुमूल्य कृपाणें इकट्ठा करने का शौक है। उसका निजी शस्त्रागार बेहतरीन कृपाणों से भरा है। अगर आप लगातार 5 मैच जीत सकते हैं तो आप कोई भी कृपाण चुन सकते हैं। नगर पालिका का संग्रह? आदर्श ललचा गया। वो जिस सोनिक डेथाब्लेट का इस्तेमाल कर रहा था वो वैभव दिव्य नगर के शस्त्रागार से लिया गया था। हालांकि वो एक अच्छा कृपाण था, लेकिन नगर स्वामी द्वारा एकत्रित कृपाणों की तुलना में ये बहुत खराब था। उसके पास पहले से ही रहस्यमयी टूटी हुई तलवार थी, और जहां तक उसकी कृपाण की बात है तो वो वास्तव में सामान्य थी। यदि उसके पास युद्ध में सहायता के लिए एक अच्छा कृपाण होता तो उसकी युद्ध शक्ति एक कदम और आगे बढ़ जाती। लेकिन दरअसल टूटी हुई तलवार कोई ऐसी चीज नहीं थी जो दिन की रोशनी देख सके। आदर्श उसे आसानी से इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि वो उसके लिए एक बड़ा तुरुप का पत्ता था। इसलिए उसके पास तलवार भी नहीं थी। ये सोचकर आदर्श ने अचल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, उस बारे में वरिष्ठ अचल, मुझे भी एक तलवार क्यों नहीं देते? बड़े एल्डर शमशेर को तलवारें इकट्ठा करना पसंद है ना? आदर्श की बातें सुनकर अचल की दाढ़ी तिरछी हो गई और उसके होंठ टेढ़े हो गए। बच्चे, 1 इंच मिलने पर तुम गज जरूर लेते हो।
तुम युआन के मूल क्षेत्र में भी नहीं हो और तुम 2 ऋषि स्तरीय हथियार रखना चाहते हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि लोग उन पर नजर डालेंगे? अपनी मौजूदा ताकत के साथ तुम ऋषि स्तरीय हथियार की शक्ति का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, अचल ने दुखी होकर कहा। लेकिन इतना कहते ही उसने अपना इरादा बदल दिया और कहा, अगर तुम जीत गए तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें एक अच्छी तलवार दे दूं? उस बूढ़े बच्चे एल्डर शमशेर के संग्रह की तो बात ही मत करो। अगर तुम एल्डर शमशेर के हाथों में तलवार भी चाहो तो मैं तुम्हें दे दूंगा। इस युद्ध में वैभव दिव्य साम्राज्य का सम्मान दांव पर लगा था। हालांकि ऋषि स्तरीय कृपाण और तलवारें कीमती थीं, लेकिन आदर्श को उन्हें देना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अचल जानता था कि आदर्श के लिए उन मजबूत विशेषज्ञों में से किसी को भी हराना या लगातार 5 मैच जीतना आसान नहीं था। यदि आदर्श ने अच्छा प्रदर्शन किया तो प्रतिद्वंद्वी को उसकी उत्कृष्ट ताकत का एहसास होगा और वो आदर्श की जीत की लय को समाप्त करने के लिए एक विशेषज्ञ को भेजेगा। अचल की गारंटी के साथ आदर्श मुस्कुराया तो ये जूनियर सीनियर अचल को धन्यवाद देता है। आदर्श को मुस्कुराते देख अचल ने आंखें घुमाई। इस बच्चे ने तो उसे धन्यवाद भी दिया। क्या उसे सच में लगता था कि तलवार और कृपाण पहले से ही उसके थे? आदर्श अचल के पीछे पीछे अखाड़े में पहुंच गया। ग्रुप के मैच शुरू होने ही वाले थे। आदर्श प्रतिभागियों की बेंच पर पहुंचे। विशांत भी वहां मौजूद थे। वैभव दिव्यनगर के समग्र ग्रुप मैचों के लिए केवल आदर्श और विशांत ही भाग लेने के योग्य थे, लेकिन विशांत की ताकत से ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती थी। असल में सिर्फ आदर्श ही लड़ सकता था। अपने विरोधियों पर नजर डालने पर पता चला कि वहां मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के 15 लोग थे। सबसे कमजोर युवा वयस्क टीम को छोड़कर, जो पहले ही हार चुकी थी और बाहर हो चुकी थी, अन्य समूहों के प्रत्येक व्यक्ति मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य से उपस्थित थे। युवा वयस्क समूह मैच के बाद भी उनके पास पूरी लाइनअप थी। आदर्श हैरान रह गया और उसने अपने बगल में खड़े विशांत से पूछा, विशांत, क्या ओवरऑल ग्रुप मैच से पहले कोई युवा वयस्क मैच नहीं हुआ था? हमारे वैभव दिव्यनगर के कृपाण और वरद लड़े थे। वे दोनों बहुत ताकतवर हैं, लेकिन वे मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के एक भी व्यक्ति को नहीं हरा सके। आदर्श का सवाल सुनकर विशांत कड़वी मुस्कान के साथ बोला, जिससे वे लड़े थे वो पीले रंग का मोटा आदमी था। वो मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करने में माहिर है। वरद स्थिति को समझ नहीं पाया और मोटे आदमी के मायावी शक्तियों का शिकार हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी तुरंत हार हो गई। कृपाण की बात करें तो उसकी हालत बेहतर थी। उसने अपनी कृपाण की धार से उस मोटे आदमी के भ्रम को तोड़ दिया और उस पर 3 बार वार किया। हालांकि मोटा आदमी वार से बच गया था और उसके किसी भी महत्वपूर्ण अंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, फिर भी वो काफी घायल था। लेकिन मोटा आदमी कृपाण से बड़ा है और उसकी साधना का स्तर भी ऊंचा है। उसने एक लौकी के अजीब धुएं का इस्तेमाल किया, जिसे 7 भ्रम भेड़िया धुआं कहा जाता है। भेड़िया धुआं बहुत अजीब था। ये एक भ्रम अवरोध बन सकता था। 7 भ्रम भेड़िया धुआं सरणी के भीतर कृपाण अपना मन पूरी तरह से साफ नहीं रख पा रहा था, इसलिए अंततः वो मोटे आदमी से हार गया। भ्रम? आदर्श ने कुछ देर सोचा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इंसान भ्रम को हमले के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्वर्गीय बैंगनी यांग जिनसेंग की शक्तियों से बहुत अलग नहीं था। जब आदर्श पहली बार स्वर्गीय बैंगनी यांग जिनसेंग से मिला था तो वो जड़ी बूटी के भ्रम से प्रभावित हो गया था और लगभग एक चट्टान से गिर गया था। कृपाण का बहुत अच्छा प्रयोग करता था। हालांकि वो विराट, अर्जुन और उसके साथियों से कमतर था, फिर भी उसे इतनी आसानी से हराया नहीं जा सकता था। कृपाण जैसा व्यक्ति जिसने कृपाण का अभ्यास निष्ठापूर्वक किया हो, उसकी मार्शल आर्ट में गहरी आस्था होगी। लेकिन फिर भी वो उस मोटे आदमी के भ्रम में फंस गया। इससे ये बात सच साबित हुई कि वो मोटा आदमी वाकई कमाल का था। आदर्श ने अवचेतन रूप से मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के छोटे समूहों की ओर देखा और मोटे आदमी की नजर से नजर मिलाई। मोटा आदमी एक कुर्सी पर टिका हुआ था और उसकी ठुड्डी पर हाथ रखे हुए था। वो आदर्श को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। उसकी नजर ऐसी लग रही थी जैसे किसी शिकारी ने अपना शिकार देख लिया हो। वाकई दिलचस्प। मोटा आदमी हंसने लगा। कल उसकी मुलाकात प्रखर से फिर हुई थी। इस बार प्रखर ने आदर्श को घायल करने के लिए मोटे आदमी को ज्यादा इनाम देने की पेशकश की थी। मोटा आदमी भ्रम फैलाने में माहिर था, जो एक आध्यात्मिक मानसिक हमला था। इंसानों की आत्माएं बहुत नाजुक होती हैं, इसलिए एक बार चोट लगने पर उनका इलाज बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जब भी आध्यात्मिक मानसिक हमले होते थे तो इससे दूसरों को आसानी से चोट पहुंच सकती थी, लेकिन हमले को पलटकर जादूगर पर वापस लाना भी आसान था। मायावी दुनिया में दूसरे पक्ष की आत्मा को स्थायी क्षति पहुंचाना कठिन नहीं था। मोटे आदमी को इस बात की परवाह नहीं थी कि प्रखर कौन है, लेकिन वो उस प्रखर की ऊंची कीमत से प्रभावित था, इसलिए उसे ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य वैभव दिव्य साम्राज्य का एक प्रतिद्वंद्वी गुट था। वो मोटा आदमी मुझे निशाना बना रहा है। आदर्श ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। तभी मोटे आदमी की युआन क्यूई आवाज आदर्श के कानों में पड़ी। ये मोटा राजा सबसे पहले लड़ेगा। क्या तुम्हें अपने बगल वाली लड़की से इस मोटे राजा के बारे में कोई जानकारी मिली है?
मेरी सलाह है कि तुम ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करो, वरना मुकाबले में तुम बिना वजह ही मर जाओगे। मोटे की बातें सुनकर आदर्श थोड़ी देर के लिए झिझका, फिर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसने असहाय भाव से देखा। मोटे को अपने बारे में अच्छा लग रहा था। मैंने पूछा है, मैंने सुना है कि आप भ्रम का प्रयोग करते हैं। मैं वास्तव में बहुत डर गया हूं। ओह! मोटा आदमी भौहें चढ़ाकर सीधा बैठ गया। वो 100 फीट से भी ज्यादा दूर से आदर्श को घूर रहा था। वो आदर्श को 10 सांसों से भी ज्यादा देर तक घूरता रहा, फिर अचानक हंस पड़ा। नवजात बछड़े बाघों से तो नहीं डरते, तुम्हें ये हिम्मत किसने दी? मोटे आदमी की साधना का स्तर युवान आधार क्षेत्र के मध्य चरणों के शिखर पर था और वो युवान आधार क्षेत्र के अंतिम चरणों में प्रवेश करने से बस थोड़ा ही दूर था। मैच के दौरान उम्र के अंतर के कारण मोटे आदमी को युवान आधार क्षेत्र के प्रारंभिक चरणों तक अपनी साधना के स्तर को दबाना पड़ा, लेकिन उसके भ्रमों को दबाने की जरूरत नहीं पड़ी। युवान आधार क्षेत्र के प्रारंभिक चरणों में भ्रमों के प्रयोग में ज्यादा अंतर नहीं था। यही बात मोटे आदमी के आत्मविश्वास का भी स्रोत थी। वो वास्तविक लड़ाई में अच्छा नहीं था, लेकिन वो उन दुश्मनों को जो वास्तविक लड़ाई में अच्छे थे अपनी ताकत दिखाने से रोक सकता था। ये मोटे आदमी की क्षमता थी। आदर्श को उस मोटे आदमी की परवाह नहीं थी और उसने ध्यान करना शुरू कर दिया। तलवार की कब्र से मिली अंतर्दृष्टि को आत्मसात करते हुए उसने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और मुकाबला शुरू होने से पहले अपनी स्थिति को चरम पर पहुंचाया। इस समय वैभव दिव्य शहर के रेफरी डिवाइन वाइल्डरनेस स्टेज पर आ चुके थे। ग्रुप के सभी मैच आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुके थे। आज समग्र समूह प्रतियोगिता है और ये अंतिम प्रतियोगिता भी है। समूह चैंपियन 10 सीटें जीतेगा। वैभव दिव्य नगर के योद्धा आदर्श, विशांत। मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के योद्धा सारंग, अरण्य। दिव्य वन्य क्षेत्र के मंच पर रेफरी ने मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के योद्धाओं के प्रत्येक नाम की घोषणा की। कुल 15 नाम थे और हर नाम के पढ़े जाने पर मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य की भीड़ जोर से जयकारे लगा रही थी। जैसे जैसे ऐसा होता गया, वैभव दिव्य नगर के योद्धा हर पढ़े गए नाम के साथ और भी गंभीर होते गए। प्रतियोगिता के लिए मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य की ओर से बहुत अधिक लोग खड़े थे। रेफरी द्वारा नामों की घोषणा समाप्त करने के बाद उन्होंने कहा, अगले मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य और वैभव दिव्य साम्राज्य के योद्धा मंच पर आए। रेफरी के ऐसा कहने के बाद पीले कपड़े पहने मोटा आदमी मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य की ओर से मंच पर कूद गया। वो अपने हाथ में गहरे सुनहरे रंग का लौकी पकड़े हुए था। जैसे ही उसने लौकी को ऊपर उठाया, वो जोर से चीखा। उसकी उपस्थिति दबंग थी। मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के दर्शक उत्तेजित हो गए और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, जलधर, जलधर। मोटे आदमी ने अपनी बाहें फैला दी और दोनों आंखें बंद कर लीं। वो दर्शकों की जय जयकार और चीखों का आनंद ले रहा था। छद्म परिवार के एक सदस्य के रूप में वो वैभव दिव्य नगरी के अखाड़े में अपने उपनाम को गूंजने देने से मिलने वाले असीम गौरव का आनंद ले रहा था। जयकारे काफी देर तक चले। जब वे समाप्त हो गए तो मोटे ने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया और उत्तेजक मुस्कान के साथ आदर्श को देखा। आदर्श, मैं पहले ऊपर जाऊंगी, विशांत ने आदर्श से कहा। वो जानती थी कि मोटे आदमी से जीतना उसके लिए नामुमकिन है, लेकिन कम से कम वो आदर्श का कुछ बोझ तो उठा ही सकती थी। आगे की लड़ाई पर नजर रखकर वो आदर्श को मोटे आदमी की युद्ध तकनीकों को बेहतर ढंग से समझने का मौका दे सकती थी। कोई जरूरत नहीं है, इस पूरी ग्रुप प्रतियोगिता के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। आदर्श के शब्दों ने विशांत को चौंका दिया। आदर्श, तुम उन सभी के खिलाफ अकेले लड़ना चाहते हो? आदर्श ने कहा, दरअसल सभी नहीं लड़ेंगे। कुछ लोगों को छोड़कर बाकी लोग सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए हैं और उन्हें आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है। विशांत अवाक रह गया। इस समय आदर्श पहले ही दिव्य वन्य क्षेत्र के मंच पर आ चुका था। आदर्श, आदर्श। अखाड़े में वैभव दिव्य नगर के लोग भी आदर्श के लिए जयकारे लगा रहे थे। हालांकि ये समग्र समूह प्रतियोगिता थी और वैभव दिव्य नगर के जीतने की उम्मीदें कम थीं, फिर भी वे अपना रुख नहीं बदल सकते थे, भले ही वे मैच हार जाएं। ज्यादा लोगों के होने के कारण वैभव दिव्य नगर के जयकारे मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के जयकारों को दबा देने में कामयाब रहे। इतनी ताकत से चिल्लाना बेकार है। हालांकि आदर्श बुरा नहीं है, लेकिन उसकी क्षमताएं जलधर द्वारा दबा दी जाएंगी और वह उनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर पाएगा। मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के एक बुजुर्ग ने वैभव दिव्य शहर के जयकारों को मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के जयकारों के सामने दबते देखकर दुखी होकर कहा। आदर्श की शक्ति उसकी वैभव दिव्य पवित्र तकनीक और उसके कृपाण दाव से आती थी। हालांकि जलधर के खिलाफ लड़ते समय सबसे ज्यादा मायने रखने वाली बात थी युआन क्यूई की गहराई और आध्यात्मिक मन की ताकत। आदर्श के पास केवल 2 ही तरीके थे जिनसे वो स्थिति को बदल सकता था। या तो आदर्श का साधना स्तर जलधर से ऊंचा होना चाहिए था ताकि वो अपनी मोटी युआन क्यूई का उपयोग मायावी तकनीक का सामना करने के लिए कर सके, या फिर उसके पास प्रबल आध्यात्मिक मानसिक शक्तियां होनी चाहिए थीं ताकि वो मायावी तकनीक से प्रभावित न हो। और इन 2 स्थितियों के लिए पहली स्थिति पर विचार भी नहीं किया गया था, क्योंकि आदर्श अभी भी युआन आधार क्षेत्र में नहीं था
उसकी युआन क्यूई की गहराई जलधर से कम थी। आध्यात्मिक मानसिक शक्तियों के संदर्भ में जलधर ने क्यान शुई कुल की रहस्यवादी तकनीक सीखी थी, जो एक ऐसी रहस्यवादी तकनीक थी जो व्यक्ति की आध्यात्मिक मानसिक शक्तियों के प्रशिक्षण पर केंद्रित थी। इसलिए उसकी आध्यात्मिक मानसिक शक्तियां उसके साथियों की तुलना में कहीं अधिक प्रबल थीं, यहां तक कि युवा आदर्श की तुलना में भी। कृपाण प्रयोग करने वाला आदर्श अपनी आध्यात्मिक मानसिक शक्तियों का विशेष रूप से प्रशिक्षण क्यों करेगा? आदर्श की कृपाण तकनीक और साधना तकनीकों का भ्रम तकनीक युद्ध में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यही वजह थी कि जलधर को खुद पर इतना भरोसा था। चाहे आपकी कृपाण तकनीक कितनी भी बेजोड़ क्यों न हो, अगर आप अपनी वैभव दिव्य पवित्र तकनीक के लिए तांग घाटी की एक प्रेत छवि गढ़ सकें तो क्या होगा? एक बार जब आप भ्रम में खो जाते हैं तो इनमें से कोई भी क्षमता प्रभावी ढंग से इस्तेमाल नहीं की जा सकती। हालांकि जलधर आश्वस्त था, उसने आदर्श को कम नहीं आंका। उसने शुरू से ही सुनहरा लौकी निकाल लिया और 7 भ्रम वाले भेड़िए के धुएं का इस्तेमाल करने की योजना बनाई। आदर्श, तुम जरूर हारोगे। जब रेफरी ने मैच शुरू होने की घोषणा की तो उस मोटे आदमी ने तुरंत थोड़ा आगे बढ़कर सुनहरे लौकी का ढक्कन खींच लिया। उसके तुरंत बाद उसमें से 7 भ्रम वाले भेड़िए का धुआं निकला। ये एक रंगीन बादल जैसा था। भ्रम को सक्रिय होने के लिए बस एक उदाहरण की जरूरत थी। इस छोटे से समय अंतराल का इस्तेमाल मोटे आदमी पर हमला करने के लिए करना नामुमकिन था। आदर्श, अपना ध्यान रखो, माया के प्रभाव में मत आओ। अपनी कृपाण से हमला करो और उस मोटे आदमी को खत्म कर दो। वो असल लड़ाई में अच्छा नहीं है, इसलिए अगर तुम अपने हमले में वैभव दिव्य पवित्र तकनीक की सबसे शक्तिशाली युद्ध शक्ति का इस्तेमाल करो तो सिर्फ एक ही बार तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर देगा। अचल का युआन क्यू संदेश आदर्श के कानों में गूंज उठा। बूढ़े आदमी की आवाज चिंताजनक लग रही थी। समझ गया, आदर्श ने संक्षिप्त उत्तर दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं क्योंकि उसका शरीर धीरे धीरे 7 भ्रम वाले भेड़िए के धुएं से ढक रहा था। अगर तुम्हें लगता है कि आंखें बंद करने से कोई फायदा है तो तुम बहुत नादान हो। मोटा आदमी मुस्कुराया। उसकी भौहों के बीच एक झिलमिलाता हुआ प्राचीन रहस्यमय चिन्ह था। ये क्यान शुई वंश का प्रतीक था और भ्रम का स्रोत भी। रहस्यमय चिन्ह की झिलमिलाहट के नीचे 7 भ्रमी भेड़िया धुएं ने अपना अवरोध बनाना पूरा कर लिया। दिव्य वन्य भूमि का मंच पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया क्योंकि मोटे ने अपने भ्रम को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। इस समय आदर्श अभी भी स्थिर था। मोटे आदमी ने झूठ नहीं बोला। छद्म कबीले के भ्रम का सामना कोई आंखें बंद करके भी नहीं कर सकता था। आदर्श ने देखा कि वो एक वीरान जंगल में पहुंच गया है। ये जगह जानी पहचानी लग रही थी और उल्का पिंड के रसातल जैसी लग रही थी जब आदर्श दिव्य जंगल में प्रशिक्षण ले रहा था। और आदर्श के ठीक सामने एक विशाल उत्परिवर्तित 3 आंखों वाली मकड़ी थी। ये उत्परिवर्तित 3 आंखों वाली मकड़ी अपनी 3 लाल आंखों से आदर्श को घूर रही थी। उसके मुंह से लगातार लार टपक रही थी और उसके 2 नुकीले दांतों से ठंडी किरणें निकल रही थीं। उत्परिवर्तित 3 आंखों वाला मकड़ी, ये एक वीरान जानवर है जिसे मैंने पहले भी देखा है। ये एक भयानक राक्षस भी है जिसे मैं तब हरा नहीं सका था। क्यान शुई कबीले के भ्रम मुझे भयानक अस्तित्वों की यादें दिला सकते हैं। आदर्श की आध्यात्मिक मानसिक शक्तियां और युआन क्यूई वास्तव में उस मोटे आदमी से कमजोर थीं, इसलिए वो भ्रम के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पा रहा था। हालांकि आदर्श का मन साफ था और वो भ्रम के आगे नहीं झुका। दरअसल मोटे की मायावी तकनीक अभी चरम सीमा तक नहीं पहुंची थी। अगर ऐसा होता तो वो आसानी से अपने प्रतिद्वंद्वी को मायावी जाल में फंसा सकता था और मायावी जाल में मारे गए लोगों की हत्याएं वास्तविकता में परिलक्षित होती। हालांकि फिर भी मोटे आदमी की भ्रम तकनीक अभी भी बहुत घातक थी। ये एक योद्धा की 5 इंद्रियों को काट देने के बराबर था। अगर आपको पता भी हो कि आप भ्रम में हैं, अगर आपको पता भी हो कि आपके सामने सब कुछ झूठा है, तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप देखेंगे कि भ्रम की चीजें आपको मारने के लिए आगे आ रही हैं। उस समय चाहे आप कितना भी प्रतिरोध करें, आप भ्रम से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जहां तक उस मोटे आदमी का सवाल है जो भ्रम के बाहर था, वो कभी भी हमला कर सकता था और एक ही बार में तुम्हें मार सकता था। इस समय आदर्श मायावी दुनिया में चुपचाप खड़ा था। चाहे उत्परिवर्तित 3 आंखों वाला मकड़ी कितना भी गुर्राए, वो स्थिर रहा। आदर्श ने अपनी बैंगनी क्रिस्टल ऊर्जा दृष्टि खोल ली थी, इससे पहले कि मोटे ने अपना भ्रम सक्रिय कर दिया। ऊर्जा दृष्टि में सभी प्रकार के भ्रमों का कोई अर्थ नहीं रह गया। आदर्श इस संसार में ऊर्जा प्रवाह के उद्गम को प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहा था। उसने अपनी ऊर्जा दृष्टि से साफ देखा कि मोटा आदमी एक कोने में दुबका पड़ा था। उसकी ऊर्जा ज्यादा मजबूत नहीं थी, बल्कि राज से कमजोर थी। आदर्श ने मोटे आदमी के शरीर से धागे जैसी ऊर्जाएं भी बहती देखी। संभवतः यही ऊर्जाएं भ्रम पैदा करने के लिए जिम्मेदार थीं। क्यान शुई कबीले की भ्रम तकनीक स्वर्गीय बैंगनी यांग जिनसेंग के भ्रम से अलग है, लेकिन उनका प्रभाव अभी भी समान है। आदर्श के मन में कई विचार कौंधे। जब उसने आदिम जड़ी बूटी स्वर्गीय बैंगनी यांग जिनसेंग को पकड़ा था तो उसने बैंगनी क्रिस्टल का इस्तेमाल करके उसके भ्रम को भांप लिया था, जिससे वो उसकी स्थिति का पता लगा सका था। जहां तक मोटे आदमी की भ्रम तकनीक की बात है, वो असल में आदिम जड़ी बूटी से थोड़ी ज्यादा खराब थी। आदर्श के खिलाफ ये बिल्कुल बेअसर थी।
आदर्श बिना कोई हरकत किए वहीं खड़ा रहा। उसका दाहिना हाथ चुपचाप उसकी अंतराकाशीय अंगूठी पर दबा रहा था। इसके बाद उसने नकली उत्परिवर्तित 3 आंखों वाली मकड़ी को अपने ऊपर हमला करने की अनुमति दी। ओह! उत्परिवर्तित 3 आंखों वाली मकड़ी उसके शरीर के आर पार हो गई और हवा की तरह गायब हो गई। आदर्श की प्रतिक्रिया देखकर मोटा आदमी हंस पड़ा। मैं सोच रहा था कि तुम इतने घमंडी क्यों हो। तो इसकी वजह यह है कि तुम सोचते हो कि अगर तुम आंखें बंद कर लो और बिना हमला किए या बचाव किए और भ्रमों को तुम पर हमला करने दो तो मेरे भ्रम तुम्हारे खिलाफ बेकार हो जाएंगे। ये बेहद मजेदार है। भ्रम के भीतर के हमले वाकई नकली होते हैं, लेकिन कुछ हमले असली भी होते हैं। मोटा आदमी जोर से हंसा और अपनी अंतरिक्षीय अंगूठी से कुल्हाड़ी निकाली। आदर्श को अपनी बातें सुनाने में उसे जरा भी डर नहीं था, क्योंकि आदर्श की 5 इंद्रियां भ्रम तकनीक से नियंत्रित हो रही थीं। आदर्श कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। मोटा आदमी अपनी आत्मा काटने वाली कुल्हाड़ी से खेलता हुआ धीरे धीरे आदर्श की ओर बढ़ रहा था। कुल्हाड़ी बहुत छोटी थी और उसके हैंडल पर एक बेहद घिनौना भयावह चेहरा बना हुआ था। मेरे भ्रम में पड़कर तुम अपने शरीर की प्रतिरोध करने की क्षमता खो दोगे। मुझे अपनी आत्मा काटने वाली कुल्हाड़ी से तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर भेज दो। मोटा हंसा। कुल्हाड़ी में आध्यात्मिक मानसिक ऊर्जा डाली जा सकती थी। हालांकि वो असल लड़ाई में अच्छा नहीं था, फिर भी वो अपने शारीरिक हमले में आध्यात्मिक हमला कर सकता था। एक ही बार उसके प्रतिद्वंद्वी की आध्यात्मिक आत्मा को गंभीर रूप से घायल कर सकता था, जिससे उसका प्रतिद्वंद्वी मंदबुद्धि बन सकता था। उसने जानबूझकर आदर्श की गर्दन और सिर को कुल्हाड़ी से नापा, मानो वो हमले का कोण चुन रहा हो। अब आदर्श पर हमला करना किसी स्थिर तिनके पर हमला करने जैसा था। ये देखकर कि मोटे आदमी ने स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया है और वो स्वतंत्र रूप से अपने हमले का कोण चुन रहा है, मंच के बाहर मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के योद्धा उत्साहित हो गए। जलधर, जलधर! वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, क्योंकि उनकी भावनाएं उत्तेजना में बढ़ गई थीं। जलधर, बच्चे का सिर काट दो। जलधर, इसे टुकड़े टुकड़े कर दो। मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के कई योद्धा उत्साह के मारे खड़े हो गए। वे अपनी बाहें लहरा रहे थे। कुछ ने तो अपने हथियार भी निकाल लिए और ऐसे इशारे किए जैसे आदर्श का सिर काट रहे हों। आत्मा काटने वाली कुल्हाड़ी हाथ में लिए उस मोटे आदमी ने तालियों का आनंद लेने के लिए अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। इसके बाद उसकी आंखें तुरंत ठंडी पड़ गईं, क्योंकि आदर्श की ओर उसकी निगाहों में तीव्र हत्या का इरादा दिखाई दिया। बच्चे, इस मोटे भगवान को दोष मत दो। मोटा आदमी मुस्कुराया और आदर्श पर हमला करने के लिए उछल पड़ा। उसका मोटा शरीर हिलने लगा और वो उछलती हुई गेंद जैसा लग रहा था। उसकी गति बहुत तेज नहीं थी, लेकिन गति की कोई जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि उसका प्रतिद्वंद्वी चकमा नहीं दे सकता था। मोटा आदमी आदर्श के सामने दौड़ा और उसने आत्मा काटने वाली कुल्हाड़ी में आध्यात्मिक मानसिक ऊर्जा डाल दी, जिससे उसमें से एक काली रोशनी निकलने लगी। कुल्हाड़ी के हैंडल पर बने भयानक चेहरे से रोने जैसी आवाजें निकलने लगी, मानो कोई भूत रो रहा हो। इस क्षण इस मैच का प्रभारी रेफरी घबरा गया। आखिरकार वो वैभव दिव्यनगर का कानून प्रवर्तक था, इसलिए उसे चिंता थी कि मोटा आदमी जानबूझकर आदर्श को गंभीर रूप से घायल कर देगा। वो आदर्श को बचाने के लिए किसी भी समय कदम उठाने को तैयार था। ये निर्देश उसे अचल ने दिया था, क्योंकि अचल को मोटे आदमी की अजीबोगरीब भ्रमकारी तकनीकों से बचना था। हालांकि जैसे ही रेफरी अपनी चाल चलने ही वाला था, वो दंग रह गया। अपनी अत्यधिक केंद्रित आध्यात्मिक अनुभूति में उसने अचानक देखा कि आदर्श के शरीर में भारी मात्रा में युआन क्यूई प्रवाहित हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो झरने के पानी का एक शांत कुंड अचानक एक प्रचंड भंवर में बदल गया हो। उसी क्षण आत्मा काटने वाली कुल्हाड़ी की काली रोशनी मानो थमसी गई। मोटे आदमी की आंखों में प्रतिबिंबित पहले से निश्चल आदर्श ने अचानक अपनी दोनों आंखें खोल दी। आदर्श की निगाहों में व्यंग्य और भयावह चंचलता झलक रही थी। मोटे आदमी की मुस्कुराहट तुरंत गायब हो गई। वो किसी ऐसे इंसान की तरह था जो चुपके से बाघ पर हमला कर रहा था, और जैसे ही उसने अपना धातु का कांटा उठाया, बाघ अचानक जाग गया। आदर्श का दाहिना हाथ, जो लगातार उसके अंतर्राष्ट्रीय वलय पर दबाव डाल रहा था, अचानक ऊपर उठा और उसके हाथ में एक ठंडी धातु की ईंट दिखाई दी। सब कुछ एक क्षण में घटित हो गया। आदर्श ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी युआन क्यूई फटने के साथ वैभव दिव्य पवित्र तकनीक से शुद्ध यांग क्यूई ईंट में प्रविष्ट हो गई। शुद्ध यांग की लपटें जल उठीं और ईंट उस मोटे आदमी के सिर पर गिर पड़ी। पेंग! एक जोरदार धमाका हुआ और लोगों को खोपड़ी के फ्रैक्चर की स्पष्ट दरार सुनाई दी। उस मोटे आदमी का शरीर ऐसे उछला मानो कोई गेंद दीवार से टकराई हो। फिर वो 10 मीटर दूर उछला और फिर एक बैंगनी टंगस्टन की दीवार से जोर से टकराया। बूम! किसी मरे हुए सुअर के किसी ऊंचे से नीचे गिरने की आवाज की तरह उस मोटे आदमी का शरीर दीवार पर गिरे किसी बड़े पैनकेक जैसा था। कुछ सेकंड बाद उसका शरीर धीरे धीरे जमीन पर फिसल गया। बैंगनी टंगस्टन की दीवार पर खून के भयानक धब्बे रह गए थे। मोटे आदमी का चेहरा खून से लथपथ था और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। आदर्श का हमला बहुत अचानक हुआ था।
आखिरी क्षण में किया गया आखिरी विस्फोटक हमला तेज था, सटीक, निर्दयी। इसने उस मोटे आदमी को बचने का कोई मौका नहीं दिया। दिव्य वन्य क्षेत्र मंच के चारों ओर मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के दर्शक ऐसे मुर्गों की तरह थे जिनकी गर्दनें दबा दी गई हों। जैसे ही आवाजों का कोलाहल पूर्ण सन्नाटे में बदल गया, मानो कब्रिस्तान हो, जयकारे थम गए। ये सब एक पल में हुआ। वे अभी भी अपनी बाहें हवा में उठाए खड़े थे। उनके चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था, मानो वे होने वाले उत्पात का इंतजार कर रहे हों। उनके चेहरों पर यह सब साफ झलक रहा था। हालांकि जो उत्पात हुआ वो आदर्श पर नहीं बल्कि उस बदकिस्मत मोटे पर टूट पड़ा। लोगों का एक समूह मानो खड़े हुए ज़ॉम्बी की कतार में बदल गया था। वे खामोश, अकड़ते और ऐंठते हुए थे। ये उलटफेर बहुत तेजी से हुआ था। उन्हें अभी तक समझ नहीं आया था कि असल में क्या हुआ था। इसमें वैभव दिव्य नगर के योद्धा भी शामिल थे जो चकित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आदर्श कैसे जीत गया। क्या आदर्श के सामने मोटे का भ्रम बेकार था? कृपाण भी भ्रम को तोड़ नहीं पाए तो आदर्श ऐसा कैसे कर पाया? आदर्श, क्या तुम ठीक हो? विशांत ने चिंतित होकर पूछा जब आदर्श मंच से उतरी, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि उसके सवाल का कोई मतलब नहीं था। आदर्श ऐसा लग रहा था मानो उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। दरअसल ऐसा लग रहा था जैसे उसने कभी किसी बड़ी लड़ाई में हिस्सा ही न लिया हो। उसने उस मोटे आदमी को हराने से पहले यूं ही अपनी मांसपेशियां ढीली कर ली थीं, शरीर को गर्म कर लिया था। युद्ध प्रक्रिया के बारे में सोचते हुए आदर्श बहुत आसानी से जीत गया था। शुरू से अंत तक उसने सिर्फ एक बार आगे बढ़कर हमला किया था। इसके अलावा उसने जो हथियार इस्तेमाल किया वो उसकी कृपाण भी नहीं थी। अगर मोटे आदमी को आदर्श को मोहित करने के लिए अपने 7 भ्रम भेड़िया धुएं और भ्रम तकनीक को तैयार करने में लगे समय को नजरअंदाज कर दिया जाए तो भी उन्हें मुक्कों का आदान प्रदान करने में पलक झपकने से भी कम समय लगा होगा। आदर्श ने अब तक किसी प्रतिद्वंद्वी को इतनी तेजी से कैसे निपटाया था, ये निश्चित रूप से सबसे तेज था। विशांत को वास्तव में पता नहीं था कि क्या कहना है। ये मोटा आदमी कोई मामूली आदमी नहीं था। वो जलधर कबीले से था और इस रहस्यमयी परिवार की रहस्यमयी तकनीक से अनगिनत लोग डरते थे। मेघ ड्रैगन के 72 पैगोडा में इस मोटे आदमी को शीर्ष 3 में स्थान मिलना चाहिए था। उसने कृपाण और वरद को हराया था, लेकिन आदर्श के सामने ये मोटा आदमी अचानक एक भूसे के बोरे में बदल गया था। अगर विशांत ने कृपाण और मोटे आदमी के बीच का मुकाबला अपनी आंखों से न देखा होता तो उसे कभी यकीन न होता कि वो मोटा आदमी एक बेहतरीन विशेषज्ञ है। एल्डर स्टैंड में अचल अपनी ठोड़ी को सहला रहा था और वो भी बहुत घबराया हुआ था। क्या इस बच्चे ने अपनी आध्यात्मिक मानसिक शक्तियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया होगा? शुरू में उसे आदर्श द्वारा मोटे आदमी को सचमुच हराने की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो सोच भी नहीं पा रहा था कि आदर्श कैसे जीत सकता है। आदर्श द्वारा अक्सर उसे सुखद आश्चर्य देने के कारण ही उसे उम्मीद थी कि इस बार भी कोई सुखद आश्चर्य होगा। आदर्श पर उसका यही अटूट विश्वास और आशा थी। हालांकि आदर्श ने न केवल उसे एक सुखद आश्चर्य दिया, बल्कि ये इतना हास्यास्पद सुखद आश्चर्य था कि अचल के लिए इस पर विश्वास करना मुश्किल हो गया। हालांकि अभी आदर्श से विस्तार से पूछताछ करने का समय नहीं था। अचल को अचानक कुछ याद आया और उसने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। उसने अपना सिर घुमाया और मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के बुजुर्गों को बड़ी दिलचस्पी से देखा। जैसी की उम्मीद थी, अचल ने देखा कि सफेद वस्त्र पहने मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के 2 बुजुर्ग ऐसे लग रहे थे जैसे उनके प्यारे बेटे अभी अभी मरे हों। उनके हाव भाव बेहद भद्दे थे। अचल बहुत खुश हुआ। उसकी वर्तमान भावनाओं को एक शब्द में बयां किया जा सकता है, अद्भुत। अरण्य, तुम क्या कर रहे हो? सफेद वस्त्र पहने मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के एक बुजुर्ग गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। खासकर अचल की व्यंग्यात्मक, मनहूस और घमंडी मुस्कान देखकर वो इतने गुस्से में थे कि उनका कलेजा तक दुखने लगा। आदर्श ने किशोर समूह प्रतियोगिता तो जीत ली, लेकिन अब उसने समग्र समूह प्रतियोगिता में भी अपनी धाक जमाई। कई बुजुर्ग अब इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। बड़े सारंग, मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ। जलधर के भ्रम आदर्श के सामने बेअसर लग रहे हैं। मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के प्रतिभागियों की बेंचों से एक लड़की ने, जो राजसी पोशाक में थी, कहा। वो मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के प्रतिभागियों की नेता थी। जब वे पहली बार वैभव दिव्य नगर पहुंचे तो ये लड़की और पीले रंग का मोटा आदमी हवाई जहाज में खड़े होकर वैभव दिव्य नगर के सभी साधकों को नीचे देख रहे थे। उस समय मोटा आदमी बहुत ही उत्साही और ऊर्जावान होकर दूसरों पर टिप्पणी कर रहा था। अप्रत्याशित रूप से जब वास्तविक लड़ाई हुई तो एक 14 वर्षीय लड़के ने उसे ईंट से पीट कर लगभग मंदबुद्धि बना दिया। अरण्य को ये बहुत दिलचस्प लगा। मोटे आदमी से लड़ते हुए भी उसे बेहद सावधान रहना पड़ा। उसे अपनी पारिवारिक विरासत के शुद्ध मन वाले अभिशाप के संचय, अपनी साधना के स्तर के मोटे आदमी से ऊंचे होने और मायावी योद्धाओं से लड़ने के अनुभव का इस्तेमाल करके उसे मुश्किल से हरा पाना पड़ा। आदर्श के पास कुछ भी नहीं था। वह कैसे जीता? चाहे कारण कुछ भी हो, मैं अगली लड़ाई में हार बिल्कुल नहीं देखना चाहता, एल्डर सारंग ने दुखी होकर कहा। अरण्य ने गहरी सांस ली और कहा, चिंता मत करो एल्डर सारंग,
जब अरण्य सारंग के साथ बातचीत कर रहे थे तो अखाड़े में वैभव दिव्य शहर के योद्धा उच्च भावनाओं से भरे हुए थे। आदर्श की ईंट ने वास्तव में उन्हें अपनी हताशा को बाहर निकालने का मौका दिया। जब उन्होंने पहले मोटे व्यक्ति के अहंकार के विभिन्न रूपों को देखा तो वैभव दिव्य नगर के योद्धाओं को अपने क्रोध को दबाना पड़ा। वे चाहते थे कि वे ऊपर जाकर उसके मोटे चेहरे पर पैर रख सकें। हालांकि सब जानते थे कि मोटा आदमी बहुत ताकतवर है। उसने कृपाण को भी हरा दिया था। आदर्श के लिए भी ये मुश्किल होगा, और उन्हें क्या? उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मोटा आदमी स्टेज पर उछल कूद करेगा, घमंडी अंदाज में पेश आएगा और बाद में आदर्श उसे ईंटों से जकड़ लेगा। इससे ज्यादा रोमांचक और क्या हो सकता है? इसलिए वैभव दिव्य नगर के योद्धा अब केवल यही चाहते थे कि वे दिव्य निर्जन स्थान तक दौड़कर जाएं और आदर्श को हवा में उछाल दें। उत्साह की स्थिति में वैभव दिव्य शहर के योद्धाओं का उत्साह लगभग 15 मिनट तक बिना रुके जारी रहा। जब रेफरी मंच पर आए तब जाकर वे धीरे धीरे शांत हुए। अगला मैच मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य कौन लड़ रहा है? रेफरी ने आदर्श से पूछने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि आदर्श पहले से ही दिव्य वन्य क्षेत्र स्टेज के बीच में खड़ा था। मंच पर खड़े आदर्श की शांत अभिव्यक्ति को देखकर मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के योद्धाओं को बहुत अच्छा नहीं लगा। इस बच्चे के पास जरूर कोई भ्रम तोड़ने का तरीका होगा। वरिष्ठ भाई जलधर लड़ाई में अच्छा नहीं है। इसके अलावा आदर्श ने उसे अचानक पकड़ लिया और उसे कष्ट दिया। हो सकता है कि उसमें इतनी क्षमता ना हो। मैं ऊपर जाकर उसे खत्म कर दूंगा। लाल कमीज पहने एक युवक ने दिव्य वन्य क्षेत्र के मंच पर कूदने से ठीक पहले कहा। हालांकि जैसे ही वो कूदा उसे अरण्य ने सीधे वापस खींच लिया। चुप रहो, अरण्य अचानक चिल्लाया। वरिष्ठ बहन मैं? लाल रंग का युवक अरण्य की डांट से स्तब्ध रह गया। क्या तुम्हें लगता है कि हमने काफी मान सम्मान नहीं खोया है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि आदर्श कमजोर है, या तुम सोचते हो कि सिर्फ जवान होने की वजह से तुम उसे कुचल सकते हो? ये मत भूलना कि तुम्हें अपनी साधना के स्तर को कम करना होगा। उस समय तो राज भी हार गया था। अरण्य के शब्दों ने लाल रंग में रंगे युवक को अवाक कर दिया। इस समूह के लोगों में उसकी ताकत औसत से ऊपर ही थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने अरण्य का खंडन करने की हिम्मत नहीं की। नेता होने के नाते अरण्य को यह तय करने का अधिकार था कि मंच पर कौन जाएगा। अरण्य मूल रूप से अपने चौथे या पांचवें रैंक के व्यक्ति को आदर्श से लड़ने देने पर विचार कर रहे थे, क्योंकि वे बहुत खराब तरीके से नहीं लड़ेंगे। हालांकि अब एल्डर सारंग के आधिकारिक आदेश के साथ अरण्य खुद ऊपर जाने के बारे में सोच रही थी। इस मैच में आदर्श को हराना जरूरी था, क्योंकि अगर वे आदर्श को कई लड़ाइयां अकेले लड़ने देने के बाद भी जीत जाते तो भी ये बहुत शर्मनाक होता। अरण्य मंच पर जाने से पहले अनजाने में प्रतिभागियों की बेंच के कोने पर नजर गई। वहां एक पीला चेहरा लिए काले कपड़े पहने युवक बैठा था। उसके बाल उसकी आंखों को ढके हुए थे। यहां तक कि जब वो मोटा आदमी आदर्श से हार गया तब भी उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अरण्य ने हल्की सांस ली और फिर सीधे मंच पर चली गई। मैं तुमसे लड़ूंगा। ओह! आदर्श का दिल धड़क उठा। बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि में आदर्श ने महसूस किया था कि महलनुमा पोशाक में इस लड़की में ऊर्जा उमड़ रही थी। इस लड़की की ताकत बहुत मजबूत है। आदर्श जानता था कि उसने उस मोटे आदमी को आसानी से हरा दिया था, क्योंकि उसने छल का प्रयोग किया था, और वो भी बैंगनी क्रिस्टल की बदौलत। दुर्भाग्य से आदर्श ने मोटे की क्षमताओं का पूरी तरह से प्रतिकार कर दिया। इसके अलावा आदर्श ने जानबूझकर मोटे को यह भ्रम दिया था कि मैं तुम्हारे भ्रम में फंस गया हूं, अब तुम मुझ पर हमला कर सकते हो, और उसे अपने करीब आने के लिए फुसलाया। और जिस क्षण मोटे को लगा कि वो जीत चुका है, आदर्श ने उसे एक ही वार में हरा दिया। इस मोटे आदमी को आदर्श ने सचमुच बुरी तरह से धोखा दिया था। युद्ध आसानी से जीत लिया गया, लेकिन आदर्श इसके कारण मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के योद्धाओं को नीचा नहीं समझेगा। मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के योद्धाओं में ऐसे लोग थे जो बेहद डरावने थे, इतने डरावने कि आदर्श को उन पर पूरा भरोसा नहीं था। उदाहरण के लिए महलनुमा पोशाक में वो लड़की कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। इस लड़की के खिलाफ आदर्श ने तुरंत अपना सोनिक डेथ ब्लेड वापस ले लिया। आदर्श, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वैभव दिव्य शहर की मेरी यात्रा में मेरी पहली लड़ाई तुम्हारे खिलाफ होगी, एक 14 वर्षीय बच्चे के खिलाफ। अरण्य ने आदर्श की ओर देखा जब उसने धीरे धीरे अपना आलीशान गाउन उतार दिया। अरण्य का शरीर दुबला पतला था और वो मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य की एक कुलीन महिला थी। हालांकि उसने अपने आलीशान गाउन के नीचे एक चुस्त लड़ाकू पोशाक पहनी हुई थी और कुछ भी उत्तेजक नहीं दिखा रही थी, फिर भी वहां मौजूद गर्म खून वाले किशोरों की रगों में नग्नता का दृश्य देखकर खून दौड़ने लगा। मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के कुछ युवाओं ने भी अरण्य का नाम चिल्लाते हुए जोर जोर से जयकार करना शुरू कर दिया। अरण्य मेघ ड्रैगन के 72 पैगोडा में बहुत लोकप्रिय थीं। वे कई पुरुष साधकों की प्रशंसा की पात्र थीं। अरण्य जलधर से अलग थी, क्योंकि उसने जयकारों पर जरा भी प्रतिक्रिया नहीं दी। वो बस आदर्श को देख रही थी। इस समय अरण्य अपनी लड़ाकू पोशाक में प्रकट हो चुकी थी, जो उसके शरीर से चिपकी हुई थी,
और उसके अपेक्षाकृत सुगठित परिपक्व शरीर को पूरी तरह से प्रदर्शित कर रही थी। उसने धीरे से अपने अंतरिक्षीय वलय से एक चौड़ा और लंबा बर्फ नीला धातु का बक्सा निकाला। बर्फीले नीले रंग के धातु के बक्से के ऊपर एक पतली 1 फुट लंबी तलवार की मूठ थी। यह एक तलवार का मामला था। तलवार का खोल अरण्य की कमर से भी ज्यादा चौड़ा था और लगभग दरवाजे जैसा लग रहा था। यह अरण्य के शरीर से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। आदर्श ने हथियार को ध्यान से देखा। सचमुच एक विदेशी हथियार, लेकिन तुम मुझसे बस कुछ ही साल बड़े लगते हो। आदर्श को यह मजेदार लगा। कुलीन वर्ग के ये लोग अपनी उम्र से ज्यादा उम्र का दिखावा करना पसंद करते थे। सिर्फ इसलिए कि वे कुछ साल बड़े थे, वे दूसरों को बच्चा कह देते थे। हालांकि हो सकता है कि इन लोगों की नेता होने के नाते ये युवा लड़की एक युवा नेता होने की आदी हो गई हो और खुद को परिपक्व समझती हो। मेरी तलवार वास्तव में विदेशी नहीं है। अरण्य ने ये कहते हुए तलवार की मूठ पर हल्के से दबाव डाला, मानो कोई तंत्र सक्रिय कर रही हो। एक हल्की का ध्वनि के साथ तलवार का डिब्बा खुल गया और मुख्य डिब्बा से कई छोटे छोटे तलवार के डिब्बे बाहर निकल आए और 2 हिस्सों में बंट गए। कुल 18 तलवारों के खोखे थे और वे मोर की पूंछ की तरह अर्धवृत्ताकार बने हुए थे। हर तलवार के खोखे में तलवार की मूठ लगी हुई थी। ओह, ये तो... आदर्श ने बर्फ जैसे नीले पंखे के आकार के तलवारों के खोलों को देखा। ये हथियार बहुत भड़कीले लग रहे थे। एक ही व्यक्ति 18 तलवारें इस्तेमाल करता है? मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के लोग इतनी सारी तलवारें क्यों इस्तेमाल करना पसंद करते थे? अरण्य मुस्कुराई। मेरी तलवारें अलग हैं। ये कहते हुए उसने धीरे से एक तलवार निकाली। ये तलवार का डिब्बा किसी अनजान धातु से बना था जिसका रंग बर्फ नीला था, और तलवार भी। तलवार लगभग 4 फीट लंबी थी और उसकी धार 3 अंगुल से ज्यादा चौड़ी नहीं थी। धार पर बर्फ की दरारों जैसी नीली रेखाएं थीं जो उसे बेहद खूबसूरत बना रही थी। अरण्य ने कहा, आमतौर पर जब मैं दूसरों से लड़ता हूं तो मेरी चौथी तलवार तक का इस्तेमाल ही काफी होता है। आज मुझे तुमसे लड़ते हुए अपने साधना स्तर को युवान आधार क्षेत्र के प्रारंभिक चरण तक सीमित रखना है। मुझे आश्चर्य है कि मुझे कितनी तलवारों की जरूरत पड़ेगी। शायद मुझे उन सभी का इस्तेमाल करना पड़े। अरण्य के ऐसा कहते ही उसकी आकृति हिल गई और एक अविश्वसनीय दृश्य घटित हुआ। अरण्य के पीछे जलवाष्प ने उसे छुपाना शुरू कर दिया, जिससे उसकी आकृति धुंधली हो गई, मानो वो कई प्रेत छवियों का आभास करा रही हो। उसके बाद वे प्रेत चित्र अचानक असली शरीरों में बदल गए और अरण्य के पीछे से एक एक करके बाहर निकल आए। ये लड़कियां अरण्य जैसी ही थीं, मानो वो कई जन्मों का हिस्सा हों। आदर्श हैरान रह गया। ये कैसी साधना तकनीक थी? क्लोनिंग तकनीक? एक व्यक्ति अचानक इतने सारे लोगों में विभाजित हो सकता है? आदर्श जानता था कि ये अत्यधिक गति से बनी हुई छवियां नहीं थीं, बल्कि वास्तविक शरीर थे। हर अरण्य कपड़ों और पहनावे के मामले में एक जैसा था। वे सभी पंखे के आकार के तलवार के डिब्बे के सामने आए और तलवार निकाली। एक क्षण में आदर्श के सामने 9 अरण्य खड़े थे, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में तलवार थी। इस लड़ाई के लिए आइए 9 तलवारों से शुरुआत करें। सभी 9 अरण्य ने अपनी तलवारें ऊपर उठाईं और बर्फीले नीले रंग की तलवारों के बर्फ के टुकड़ों की दरारों से चमक की एक पंक्ति प्रतिबिंबित हुई, जिससे एक चकाचौंध भरा दृश्य बना। आदर्श, ये जल तत्व का दर्पण प्रतिबिंब है। अचल का युवान क्यू संदेश आदर्श के कान में गूंज उठा। ओह, जल तत्व का प्रतिबिंब? आदर्श चौंक गया। 5 तत्वों में से जल तत्व के नियम एक ऐसा नियम था जिसके कई रूपांतर होते थे। जब अलग अलग योद्धा जल तत्व के नियमों को समझने की कोशिश करते तो उन्हें पूरी तरह से अलग अलग अंतर्दृष्टियां मिलती। उदाहरण के लिए, अरण्य वर्तमान में पानी के दर्पण जैसे गुणों में हेरफेर कर रहे थे। अन्य लोग जल तत्व के उपचारात्मक गुणों, जल तत्व के रक्षात्मक गुणों, जल तत्व के आक्रमणों या जल तत्व के अमृत शोधन का उपयोग करेंगे। प्रत्येक क्षेत्र को जब पूरी तरह से समझ लिया जाए तो वो एक शीर्ष विशेषज्ञ को जन्म दे सकता है या एक ऐसी प्रतिभा को जन्म दे सकता है जिसे कई गुट सहायक भूमिका निभाने के लिए आकर्षित कर सकते हैं। इस समय 9 अरण्य ने एक चक्र बनाया जिसमें आदर्श को केंद्र में रखा गया। आदर्श को ठीक ठीक पता था कि वो अरण्य का असली शरीर कौन सा था, लेकिन ये पहचानना उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता था। जल तत्व वाले दर्पण प्रतिबिंबों का इस्तेमाल दुश्मन को भ्रमित करने के लिए नहीं, बल्कि मारने के लिए किया जाता था। जेड युवती 9 तलवारें सरणी। सभी 9 अरण्य एक साथ आगे बढ़े। उनकी हरकतें एक समान थीं, जैसे 4 तलवारें आदर्श के सिर पर वार कर रही हों। आदर्श ने अपनी कृपाण लहराकर चारों तलवारों को पीछे धकेल दिया। हालांकि इसी समय उन चारों लड़कियों के शरीरों के बीच से तलवारों के 4 और वार हुए जो जहरीले सांपों की तरह आगे की ओर वार कर रहे थे। बाकी 4 लड़कियां शुरुआती 4 लड़कियों के पीछे थीं। उन्होंने अपने हमलों का समन्वय किया और उनकी तलवारबाजी की तकनीक बेहद सटीक थी। आदर्श अभी तक अपनी कृपाण को लहराने से उबर नहीं पाया था, इसलिए वो कुछ भी करने में असमर्थ था, सिवाय इसके कि वो अपनी सूक्ष्मता चालन तकनीक का उपयोग करते हुए दूसरे दौर के हमलों से बचकर एक ओर चला गया। हालांकि इस समय एक और अरण्य पतली हवा से हमला करने आया। ये अरण्य असली अरण्य था।
तलवार का शरद जल, अरण्य की तलवार फट गई। आकाश में उसकी युआन क्यूई डूबते सूरज के साथ लहराते शरद ऋतु के पानी की एक काल्पनिक छवि में बदल गई और सुनहरे रंग की जगमगाती शरद ऋतु की झीलों में आकाश अंधेरा हो गया। ये बेहद खूबसूरत था। इस तलवार का सुंदर दृश्य मादक था, लेकिन आदर्श जानता था कि सुंदर दृश्य के पीछे घातक हत्या का इरादा था। आदर्श ने युआन क्यूई की एक बड़ी राशि इकट्ठा की। तभी उसके पीछे खून के समुद्र के बीच एक कृपाण पर्वत की प्रेत छवि प्रकट हुई, मानो आशूरा नरक मानव लोक में प्रवेश कर गया हो। यह प्रेत छवि अरण्य की शरद ऋतु जल तलवार की छवि से बिल्कुल विपरीत थी। कृपाण सत्य के 32 शब्द इसके मूल में हत्या। आदर्श की हत्या की नीयत फूट पड़ी जब उसकी कृपाण की किरण रक्त लाल हो गई। लाल युआन क्यूई फूट पड़ा और उसके सामने शरद ऋतु जल सूर्यास्त को चीरता हुआ बिखर गया। क्लैंग! कृपाण और तलवार की टक्कर से स्पष्ट ध्वनि निकली। जोरदार प्रहार से अरण्य और आदर्श दोनों पीछे हट गए। सोचते हुए अरण्य ने अपनी जेड युवती 12 तलवारें इस्तेमाल की। दूर, दूर, दूर। 3 अन्य महिला आकृतियां उड़कर बाहर आईं और तलवारों के डिब्बों से एक झंकार की आवाज के साथ 3 तलवारें उड़कर तीनों लड़कियों के हाथों में आ गईं। इन 3 लड़कियों ने आदर्श पर हमला किया और 3 अन्य तलवारें आदर्श के चेहरे पर जा लगीं। इस क्षण आदर्श ने अपनी कृपाण वापस खींच ली। जल तत्व दर्पण प्रतिबिंबों के लगातार हमले देखकर आदर्श की आंखें हत्या के इरादे से भर गईं। युआन क्यूई इकट्ठा करते हुए उसने अपनी जीभ का सिरा काट लिया। वैभव दिव्य पवित्र तकनीक। धमाका! आदर्श की दीप्तिमान सूर्य क्यूई फट गई और उसके पीछे तांग घाटी की प्रेत छवि बन गई। आदर्श ने अपनी कृपाण से वार किया, जिसमें अब दीप्तिमान सूर्य की शक्ति समाहित थी। कृपाण सत्य के 32 शब्द सर्वोच्च शासन। शुद्ध यांग युआन क्यूई के उभार के साथ लपटें भड़क उठीं। अखाड़े के ऊपर का आकाश तुरंत शुद्ध यांग लपटों से सुनहरे रंग में रंग गया, मानो कोई सूर्य मानव लोक में उतर आया हो। बेंग, पिंग, पिंग। सबसे नजदीकी 3 लड़कियां दीप्तिमान सूर्य के सामने फट गईं और जलवाष्प में बदल गईं। शुद्ध यांग लपटों के नीचे वे तुरंत वाष्पित हो गईं। 3 तलवारें जमीन पर गिर गईं। उसका हमला कामयाब होते ही बिना रुके वो और उसकी कृपाण एक किरण की तरह उड़ गए। उसका निशाना जमीन पर रखी पंखे के आकार की तलवार की पेटी थी। वो बता सकता था कि अरण्य की जेड युवती तलवार सरणी का मूल बड़ा तलवार केस था, इसलिए आदर्श तलवार केस की शक्ति को नष्ट करना चाहता था। आदर्श की हरकतें देखकर अरण्य ने ठंडी आवाज में कहा, जेड युवती तलवार सरणी एकता में फायरिंग 10,000 तलवारें। उसी क्षण अरण्य की तलवार के खोल से सुनहरी रोशनी की 10,000 किरणें निकली। हर सुनहरी किरण तलवार क्यूई से बनी थी। शेष 6 तलवारों ने एक स्पष्ट ध्वनि उत्पन्न की जब वे म्यान से बाहर निकली और सीधे आदर्श की ओर उड़ी। 6 तलवारें एक साथ 10,000 तलवार किरणों के साथ उड़ी। आदर्श ने अपनी पुतलियों को सिकोड़ा और जल्दी से पीछे हट गया। तलवारों की इतनी भारी मात्रा से बचने का कोई रास्ता नहीं था। आदर्श पीछे हटते हुए उसने हमले को रोकने के लिए अपनी कृपाण लहराई। कृपाण की किरण सीधे तलवार की किरणों से टकरा रही थी, जबकि आदर्श की सुरक्षात्मक युआन क्यूई लगातार तलवारों से छिद्रित हो रही थी। इस समय अरण्य के मुख्य शरीर ने पीछे से आदर्श पर हमला किया। जेड युवती 18 तलवारें। अरण्य ने अपनी युआन क्यूई को इतना फैला दिया कि एक साथ 18 दर्पण प्रतिबिंब प्रकट हो गए। यहां तक कि आदर्श की दीप्तिमान सूर्य क्यूई द्वारा पहले नष्ट की गई 3 दर्पण प्रतिबिंबें भी पुनः निर्मित हो गईं। जब तक अरण्य के पास युआन क्यूई बची रहती, वो लगातार नई दर्पण प्रतिबिंबें बना पाती। 18 अरण्य में से 12 तलवारें चला रहे थे, जबकि बाकी 6 अपनी उंगलियों को तलवार की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। उनकी पतली उंगलियों से एक ठंडी किरण निकल रही थी, जो तलवारों से बिल्कुल अलग नहीं थी। 10,000 तलवारों की किरणों ने 18 अरण्य के साथ मिलकर आदर्श पर आगे और पीछे से हमला किया। इस समय दर्शकों में से प्रत्येक व्यक्ति अपनी सांसें रोककर मैच पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। आदर्श के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने विचार बैंगनी क्रिस्टल की ओर भेजे और शुद्ध यांग आत्मा की ऊर्जा को सक्रिय कर दिया। तुरंत उसके आसपास की सारी शुद्ध यांग क्यूई आदर्श की ओर दौड़ पड़ी। शुद्ध यांग आत्मा विस्फोट। बूम! बैंगनी क्रिस्टल में जो एक शांत जलती हुई शुद्ध यांग आत्मा थी, अब पूरी तरह से फट गई। ऐसा लगा जैसे आदर्श के शरीर के अंदर एक सूर्य का जन्म हो गया हो। स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई का उपयोग करके आदर्श सभी दिशाओं में आक्रमण करने में सक्षम था। यहां तक कि आदर्श के पीछे तांग घाटी की प्रेत छवि भी फट गई। आग की लपटें जलने लगीं, जिससे अरण्य की 17 दर्पण छवियां नष्ट हो गईं और 10,000 तलवारें पूरी तरह से चकनाचूर हो गईं। फिर भी अरण्य का मुख्य शरीर शुद्ध यांग जलती हुई लपटों को तोड़ दिया, लेकिन उसकी तलवार की गति बहुत कम हो गई। मुख्य शरीर की तलवार सीधे आदर्श के दिल पर जा लगी। तलवार क्यूई ने आदर्श की सुरक्षात्मक युआन क्यूई को छेद दिया, जिससे शुद्ध यांग ऊर्जा पर गहरा आघात हुआ। आदर्श एक पतंग की तरह दिव्य वन्य क्षेत्र से तिरछे उड़ते हुए पीछे की ओर उड़ गया।
अरण्य के हमले ने अपनी सारी गति खो दी थी, इसलिए वो अभी भी आदर्श को चोट पहुंचाने में असमर्थ थी। आदर्श ने अपनी छाती को हल्के से दबाया और अपनी सांस और युआन क्यूई को समायोजित किया और अरण्य की ओर देखा। इस समय अरण्य के लंबे बाल बिखरे हुए थे। उसके कपड़ों पर कई जगह दरारें थीं। सुरक्षात्मक युआन क्यूई के बावजूद उसकी लड़ाकू पोशाक शक्तिशाली कृपाण क्यूई का सामना नहीं कर पा रही थी और उसके पीछे 17 दर्पण छवियां पूरी तरह से पानी के एक कुंड में विस्फोटित हो गईं। आदर्श का हमला शुद्ध यांग आत्मा की ऊर्जा से प्रेरित था। उसने भले ही काफी ऊर्जा खर्च की हो, लेकिन आखिरकार वो अरण्य की जेड युवती 18 तलवार सरणी को तोड़ने में कामयाब रहा। दिव्य वन्य क्षेत्र मंच के चारों ओर दर्शक मौन होकर देख रहे थे, क्योंकि युद्ध बहुत तीव्र था। इसकी तुलना में पहले की लड़ाइयां भी उतनी ही जबरदस्त थीं, लेकिन आखिरकार वे सिर्फ तलवार और कृपाण के हमले ही थे। उनमें काफी आक्रामकता और खून खराबा था, लेकिन वे इतने जबरदस्त नहीं थे। वे इस युद्ध से बिल्कुल अलग थे। आकाश में बनी खूबसूरत रोशनियां और मनोरम दृश्य उनकी आंखों के लिए एक दावत थे। दिव्य वन्य क्षेत्र मंच के चारों ओर खड़े दर्शक बिना पलक झपकाए मंच को घूर रहे थे, किसी भी रोमांचक दृश्य को चूकने से डरते हुए। पूरे अखाड़े का माहौल मानो जम सा गया था, खासकर वैभव दिव्यनगर के योद्धा, जो और भी ज्यादा घबराए हुए थे। इस समय केवल आदर्श ही अपने वैभव दिव्यनगर के लिए लड़ सकता था, और अब तक आदर्श और अरण्य के बीच मुकाबला कांटे का था। ये अनुमान लगाना मुश्किल था कि लड़ाई का नतीजा क्या होगा। आप वास्तव में प्रभावशाली हैं। अरण्य ने आदर्श की ओर देखा और उसकी सराहना की। दुर्भाग्य से आपकी साधना का स्तर आपको सीमित करता है, जिससे आप इस लड़ाई में असफल हो सकते हैं। जब अरण्य ने यह कहा तो आदर्श के जवाब देने से पहले ही मंच के बाहर वैभव दिव्यनगर के योद्धा तुरंत उठ खड़े हुए। ये अरण्य सचमुच शेखी बघाड़ सकती है। क्या उसके 18 चूजों का समूह वगैरह आदर्श ने नहीं तोड़ा था? ठीक है, वो तो उसे 18 लोगों के साथ भी नहीं हरा सकती। वो इतनी शरारती क्यों है? चूंकि आदर्श ने पहले भी कई जीतें हासिल की थीं, इसलिए वैभव दिव्यनगर के कई योद्धाओं को आदर्श पर पूरा भरोसा था। हालांकि युद्ध का परिणाम अभी स्पष्ट नहीं था, फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि आदर्श आखिरी क्षण में कोई चमत्कार कर दिखाएगा। वैभव दिव्यनगर के कुछ योद्धा पहले से ही खड़े होकर अरण्य का मजाक उड़ा रहे थे। हालांकि अरण्य पर इसका कोई असर नहीं हुआ और उसने बस अनसुना कर दिया। अरण्य ने आगे कहा, आदर्श, आपकी कृपाण तकनीकों में उपलब्धियां चौंकाने वाली हैं। जहां तक वैभव दिव्य पवित्र तकनीक की आपकी समझ का सवाल है, ये आपके साथियों से कहीं ज्यादा है। दुर्भाग्य से आपकी साधना का स्तर युआन के आधारभूत क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाया है, इसलिए आप में युआन क्यूई की कमी है। युआन क्यूई इकट्ठा करने में आपकी कठिनाई तब देखी जा सकती थी जब आप मेरी जेड युवती 18 तलवारों की व्यू रचना से निपट रहे थे। अरण्य के शब्दों ने पिछले राउंड में आदर्श की कमजोरी को उजागर कर दिया। जब अरण्य ने 18 लोगों के साथ हमला किया तो उसके आक्रमण में कोई कमी नहीं थी और हमला मानो लगातार बारिश हो रही थी। आदर्श हमलों की पहली लहर को संभाल सकता था, लेकिन दूसरी लहर उसके ठीक पीछे आ रही थी। इसका मतलब था कि आदर्श के पास अपनी युआन क्यूई को जबरदस्ती इकट्ठा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इससे उसके शरीर और मेरिडियंस पर अत्यधिक दबाव पड़ा। यदि आदर्श युआन आधार क्षेत्र में होता तो उसकी युआन क्यूई की गहराई ऐसा होने से रोकती। यहां तक कि वैभव दिव्य शहर के योद्धाओं को भी ये स्वीकार करना पड़ा कि अरण्य ने जो कहा वो सच था। लेकिन अगर ये सच था तो क्या हुआ? आदर्श के पास अभी भी छिपी हुई चालें हो सकती हैं। आखिरी निर्णायक क्षण में वो जीत हासिल कर सकता है। दर्शकों के बीच वैभव दिव्यनगर के योद्धा आदर्श को प्रोत्साहन भरे शब्द कहने लगे। हालांकि इस समय अरण्य ने एक हाथ से खुली हुई तलवार के केस पर तलवार का हैंडल पकड़ लिया। ओह, क्या ऐसा हो सकता है? आदर्श का दिल धड़क उठा। अरण्य की तलवार की पेटी खुलने पर उसके दोनों ओर 9 तलवारें थीं। सभी मूठें ऊपर की ओर उठी हुई थीं, मानो किसी मोर की पूंछ खुली हो। हालांकि असल बात यह थी कि तलवार के केस के ठीक बीच में एक और तलवार की मूठ थी। आदर्श ने पहले सोचा था कि तलवार की मूठ तलवार के केस का हैंडल है, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा था। क्लैंग! एक स्पष्ट रिंग के साथ अरण्य ने तलवार के मामले के ऊपर से एक विशाल तलवार निकाली। तलवार का ब्लेड 156 सेमी लंबा था। यह हथेली जितनी चौड़ी थी, जिसका अर्थ था कि यह अन्य 18 तलवारों की तुलना में बहुत बड़ी थी। ये भारी तलवार एक हट्टे कट्टे आदमी के लिए ज्यादा उपयुक्त थी। अरण्य के हाथ में इसे देखकर अजीब लग रहा था। इस 19वीं तलवार का नाम एंजल तलवार है और ये मेरी आखिरी तलवार भी है, अरण्य ने तलवार हवा में फेंकते हुए कहा। और इस क्षण अरण्य का शरीर चमकने लगा, मानो चांदी के अनगिनत टुकड़े झिलमिला रहे हों। इस प्रकाश में उसके भीतर से एक युवती के आकार की एक ज्योति प्रकट हुई। उसकी बाहें उसकी छाती को ढके हुए थीं और उसका शरीर मुड़ा हुआ था और उसकी पीठ पर पंखों का एक जोड़ा था। पापा! लड़की ने अपने पंख फैलाए और वे लगभग 3 मीटर तक फैल गए तथा अरण्य को पूरी तरह से ढक लिया। लड़की रोशनी से उठ खड़ी हुई, मानो वो किसी कोकून से निकली हो। आखिरकार
एंजल तलवार लड़की के सामने तैरती हुई आई। उसने धीरे से एंजल तलवार पकड़ी और उसे आदर्श की ओर तान दिया। पंखों वाली ये लड़की 2 मीटर से भी ज्यादा लंबी थी। विशाल तलवार उस पर बहुत जंच रही थी। पहलू टोटेम। आदर्श ने अपनी पुतलियां सिकोड़ लीं। लड़ाई की शुरुआत से लेकर अब तक अरण्य ने अपना पहलू कुलदेवता नहीं बनाया था। आदर्श ने कभी सोचा भी नहीं था कि अरण्य का पहलू कुलदेवता एक लड़की के आकार का होगा। लड़की को देखकर उसकी पीठ के पीछे पंखों के अलावा वो अरण्य जैसी ही लग रही थी। उफ उफ उफ। एक धीमी ध्वनि के साथ अरण्य के बगल में जल तत्व दर्पण छवियां दिखाई देने लगी। अरण्य की एक पंक्ति खड़ी थी और हवा में एक पंखों वाली लड़की का कुलदेवता था। 19 तलवारें। अरण्य के आस्पेक्ट टोटेम और उसके सशक्त रुख को देखकर सभी वैभव दिव्य शहर के योद्धा, जिन्होंने पहले अरण्य को शाप दिया था, तुरंत चुप हो गए। ऐसे अरण्य के खिलाफ उनमें भी आत्मविश्वास की कमी होने लगी। क्या ऐसा कोई पहलू टोटेम है? वैभव दिव्य नगर के योद्धाओं ने एक दूसरे को देखा। पहलू कुलदेवताओं में उन्होंने सबसे ज्यादा जानवरों जैसे कुलदेवता देखे थे। उन्होंने हथियारों के रूप में भी पहलू कुलदेवता देखे थे, जैसे कृपाण, तलवारें, भाले और करधनी। हालांकि मानव सदृश आस्पेक्ट टोटेम को देखना बहुत दुर्लभ था। किसी व्यक्ति के आस्पेक्ट टोटेम का हूबहू और पंखों की एक और जोड़ी के साथ एक चौंकाने वाली बात थी। यह देवताओं की पौराणिक कथाओं जैसा था। पंखों वाली लड़की के चेहरे पर एक बेरुखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने आदर्श समेत हर चीज को नजरअंदाज कर दिया हो। उसके पंख हल्के से फड़फड़ा रहे थे और धुंधली रोशनी की एक परत उस पर छा रही थी। उसके हाथ में तलवार एक ठंडी किरण की तरह चमक रही थी, जो किसी की भी आत्मा को डरा रही थी। आदर्श, वो सौम्य, वर्षा, विशांत और उनके साथी जो प्रतिभागियों वाली बेंचों पर बैठे थे, चिंतित हुए बिना नहीं रह सके। किसी योद्धा की ताकत का अंदाजा उनके जोरदार रुख से लगाया जा सकता था। वर्तमान अरण्य ऐसा ही था। वैभव दिव्य नगर के सभी योद्धा चुप हो गए। जो खड़े थे वे अपनी सीटों पर वापस बैठने लगे और घबराहट से आदर्श को देखने लगे। और वैभव दिव्य नगर के दर्शकों के सामने मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के दर्शक थे, जो जयकारे लगाने लगे। उनमें से कई लोगों को अरण्य को अपनी परम युद्ध शक्ति का प्रदर्शन करते देखने का अवसर कभी नहीं मिला था। ऐसी स्थिति में अरण्य को मानव लोक में एक परी के उतरने का एहसास हुआ। मेरी जेड युवती दर्पण प्रतिबिंबों को तोड़ना भी बेकार था। मेरी युआन क्यूई तुम्हारी युआन क्यूई से मोटी है। मैं अनगिनत जेड युवती दर्पण प्रतिबिंबों का निर्माण कर सकता हूं। जहां तक तुम्हारी युआन क्यूई की बात है, क्या तुम उसे संभाल सकते हो? अरण्य की ठंडी आवाज गूंजी जब उसने आदर्श की ओर बर्फीली तलवार तान दी। कुल 19 तलवारों की नोक पर आदर्श का चेहरा गंभीर हो गया। अरण्य वाकई बहुत ताकतवर थी। आदर्श अच्छी तरह जानता था कि उसने जो ताकत दिखाई थी, उससे अरण्य को हराना नामुमकिन था। आदर्श ये भी सोच रहा था कि क्या उसे अपने एस्पेक्ट टोटेम को जादू से बुलाना चाहिए। इस स्तर पर आदर्श अब इस तथ्य को नहीं छिपा सकता था कि उसने एक सुनहरी कौवा कुलदेवता का निर्माण किया था। अगर उसे अचल और उसके साथियों को समझाना पड़ता तो बात उलझ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो उसे समझा ही नहीं सकता था। अगर वो फॉलन स्टार गेट में एक शुद्ध यांग आत्मा से लड़ते हुए एक सुनहरी कौवा प्रजाति से सामना होने और फिर दुर्जय द्वारा दिए गए सुरक्षा मंत्र का इस्तेमाल करने की कहानी दोहराता, तो वो समझा सकता था कि उसने सुनहरी कौवा प्रजाति को कैसे मारा। ये वाजिब था। बस एक ही बात अविश्वसनीय थी कि उसने 10,000 जानवरों के कुलदेवता पर कैसे महारत हासिल कर ली। आदर्श का आस्पेक्ट टोटेम शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन इसमें एक समस्या थी, वो ये कि ये बहुत अधिक युआन क्यूई खर्च करता था। अरण्य सही थी, आदर्श का साधना स्तर उसकी कमजोरी थी। आदर्श ने अनुमान लगाया कि अपने सुनहरी कौवा टोटेम को सहारा देने के लिए अपनी कमी वाले युआन क्यूई का उपयोग करने से उसे केवल 1 से 2 हमलों का उपयोग करने की अनुमति मिली। गोल्डन क्रो टोटेम को जादू से प्राप्त करने के बाद भले ही उसने अरण्य को हरा दिया हो, आदर्श को अपनी युआन क्यूई को पुनः प्राप्त करने में संभवतः कई दिन लगेंगे। लेकिन ये समग्र समूह प्रतियोगिता ऐसी थी जिसमें उनके प्रतिद्वंद्वी एक एक करके उनसे मुकाबला करेंगे। बाद में आदर्श को मेघ ड्रैगन के 72 पैगोडा के अन्य विरोधियों का सामना करना पड़ा, खासकर काले कपड़े पहने युवक का। उस युवक की ताकत बेहद रहस्यमय थी, जिससे वो चिंतित हो गया। अत्यंत कमजोर हालत में उनके लिए काले कपड़े पहने युवकों के खिलाफ लड़ाई जारी रखना कठिन होगा। आदर्श को एहसास हुआ कि उसके लिए अकेले समग्र ग्रुप चैंपियनशिप जीतना बेहद कठिन था। फिर भी उसे अपना सर्वश्रेष्ठ करना था। बाकी सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया गया था। आदर्श, अब मैं अपनी सभी 19 तलवारों को एक साथ मिला दूंगा। मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि मेरे वर्तमान साधना स्तर और हाल ही में सीखी गई इस चाल के कारण मैं इस चाल की शक्ति को एक बार इस्तेमाल करने के बाद ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा। इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के नाते किसी गठबंधन प्रतियोगिता के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी हार मानने में देर नहीं हुई है।
हाथ में तलवार लिए अरण्य अपने बालों को हल्की हवा में लहराते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। आदर्श ने अरण्य की ओर देखा और गहरी सांस ली। उसने अपनी अंतराकाशीय अंगूठी को छुआ और आदर्श के हाथ में एक बैंगनी तलवार प्रकट हुई। तलवार? आदर्श को तलवार निकालते देख दर्शक दंग रह गए। क्या आदर्श तलवार चलाने वाला नहीं था? उसने तलवार क्यों निकाली? आदर्श ने बैंगनी तलवार की ओर देखा। उसकी धार 4 फुट लंबी थी और उसमें से ठंडी चमक निकल रही थी। अचल आदर्श को ये तलवार चुनने के लिए वैभव दिव्यनगर के शस्त्रागार में ले गया था। ये शस्त्रागार में साधकों के लिए तैयार की गई सर्वोच्च गुणवत्ता वाली तलवारों में से एक थी। इसका नाम था विशिष्ट प्रकाश। विराट जैसे विशेषज्ञ भी इस तलवार का पूरी क्षमता से इस्तेमाल नहीं कर पाए। सचमुच? आदर्श ने धीरे से तलवार की धार को छुआ और मानो खुद से बात कर रहा हो। कुछ चालें ऐसी होती हैं जिनकी शक्ति को नियंत्रित करना मुश्किल होता है। हालांकि ये जीवन मरण का मुकाबला नहीं है, फिर भी ये मौत का कारण बन सकती है। आखिरकार अंतिम मुकाबले में जब पूरी ताकत झोंकी जाती है तो कोई गारंटी नहीं दे सकता कि जिस चाल को आपने पूरी तरह से नहीं समझा है उसका इस्तेमाल करते समय कितनी ताकत लगेगी। आपके पास एक हो सकता है, लेकिन मेरे पास भी है। जब आदर्श ने ये शब्द कहे तो पूरा दर्शक मौन हो गया। आदर्श ने अभी क्या कहा? लेकिन मैंने भी तो यही कहा है। ऐसा कहने से क्या उसका मतलब ये नहीं था कि उसके पास भी एक ऐसी चाल थी जिसे नियंत्रित करना उसके लिए कठिन था, जो अरण्य की जान भी ले सकती थी? अरण्य इतनी ताकतवर थी, फिर भी आदर्श वास्तव में उसकी जान ले सकता है? क्या इसका संबंध इस तलवार से हो सकता है? क्या ये सचमुच सच है? आदर्श हमेशा कृपाण का इस्तेमाल करता था, इसलिए लोगों को यह यकीन करना मुश्किल लगा कि तलवार से भी ज्यादा शक्तिशाली वार किया जा सकता है। आखिरकार प्राचीन काल से ही योद्धा आमतौर पर एक ही हथियार में माहिर होते थे। उनके इतिहास में किसी व्यक्ति का तलवार और कृपाण दोनों में प्रशिक्षण लेना बेहद दुर्लभ था। तुमने पहले भी तलवार का इस्तेमाल किया है? अरण्य की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने आदर्श को शक भरी नजरों से देखा। पहले उसे आदर्श के बारे में कुछ जानकारी थी। वैभव दिव्य नगरी में उसका हथियार हमेशा एक लंबी कृपाण ही रहा था। मैंने पहले कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अब मुझे इसका इस्तेमाल करना ही होगा। मुझे इस तलवार के वार की समझ थोड़ी कम है। मुझे भी पूरा भरोसा नहीं है कि मैं इस वार का पूरा इस्तेमाल कर पाऊंगा, और तुम मेरे पहले प्रतिद्वंदी होगे जो मेरे तलवार के वार का सामना करेंगे। आदर्श के ऐसा कहने के बाद अरण्य की भौहें और भी सिकुड़ गईं।